धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज है 30 मई। आज से ठीक एक साल पहले नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की थी। हालांकि नतीजे 23 मई को आ गए थे, लेकिन शपथ लेने में उन्होंने 7 दिन का वक्त निकाल दिया था। हो सकता है किसी तांत्रिक ने, बाबा ने, पंडित ने, मुल्ला ने बताया हो कि साहब फला टाइम पे फला दिन शपथ लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप यशस्वी राजा बनेंगे, क्योंकि वो राजा ही समझते हैं लोकतंत्र में अपने आप को। लेकिन एक सवाल है कि उनका इस जो पहला साल गुजरा है दूसरे कार्यकाल का, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। इसको लेकर धाकड़ खबर अलग अलग लोगों से, अलग अलग फील्ड के लोगों से बात कर रहा है। उसी क्रम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं किसान नेता मनवीर तेवतिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा नाम है। भट्टा पासवान का आपने नाम सुना होगा। 2013 में उन्हीं के आंदोलन की वजह से भूमि अधिग्रहण जो पॉलिसी थी उसमें बदलाव किया गया था और नई पॉलिसी लाई गई थी। राहुल गांधी को उस टाइम देखा गया था, वो बाइक पर बैठकर वहां पहुंच गए थे। इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया था। उसी के बाद टप्पल हमारे सामने आया था। तमाम चीजें हैं और वो आज भी भूमि अधिग्रहण वाले मामले में उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम जगह राज्यों में जाके आंदोलन चलाते रहते हैं। तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम किसानों से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे कि किसान ये एक साल जो गुजरा है उसको कैसे देख और समझ रहे हैं। पहला मेरा सवाल आपसे है, कल आपने भाषण सुना हो प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने कहा है कि हम अपना वर्तमान भी आत्मनिर्भर बनाएंगे और हम अपना भविष्य भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये वो प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 6 साल से विकास की बात कर रहे थे और उसके बाद ये कह रहे थे कि 100% एफडीआई यानी कि विदेशी पैसा लाके लगा दो हर चीज में। अब कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? इस पहले भी था। मोदी जी को शायद ये दिखता नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी अडानी अंबानी जैसे लोगों में बैठते हैं, उन्हें नहीं दिखता है कि आत्मनिर्भर देश कैसे बनता है। अगर मेरी एक सलाह है मोदी जी को कि अगर उन्हें आत्मनिर्भर देश को देखना है तो 8 दिन, केवल 8 दिन अपनी कमाई की रोटी खाएं। उनकी उम्र जितनी भी हो गई, 50, 60, 70, मेरे ख्याल में 60-70 साल में उन्होंने कभी अपने नखूनों की कमाई की रोटी नहीं खाई होगी। एक बार 8 दिन वो स्वयं आत्मनिर्भर बन जाए, एक बार वो 8 दिन अपने आप रोटी बना के खा लें तो देश आत्मनिर्भर दिखाई देने लगेगा। देश आत्मनिर्भर था, किसान अपना काम करता था, मजदूर अपना काम करता था। देश को अगर आज देश का मटिया मेट अगर किसी ने किया है, देश के किसान को, मजदूर को, दूसरे वर्ग को अगर बर्बाद किसी ने करा है, तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी गलत पॉलिसी, जिनकी गलत नीतियों ने इस देश के किसान को, गरीब को, मजदूर को, उद्योगपति को भी बर्बाद कर दिया है। 2013 में ढोल पीटा गया था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी यानी कि आय दोगुना कर देंगे। अब 2020 आ चुका है, दूसरे कार्यकाल का पहला साल भी पूरा हो चुका है। तो क्या इन 6 साल में या इस एक साल में आपको लगता है कि किसान उस और बढ़ रहे हैं जब उनका 2022 में जाके आय दोगुनी हो जाएगी? उनकी आय दूनी करने का इनके पास कोई उपाय नहीं है। ये जो कह रहे हैं आय दूनी कर देंगे, फॉर्मूला क्या है? जब फंडामेंटल क्लियर नहीं है इन्हें, तो आय दूनी कैसे हो जाएगी? एक तरफ तो खर्च बढ़ता जा रहा है, डीजल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, खाद के दाम बढ़ गए और मशीनरी के दाम बढ़ गए, सबके मजदूरी भी बढ़ गई है। और दूसरी तरफ हमारा जो उत्पादन है वो उस रेशो में नहीं बढ़ रहा। उसका कारण क्या है कि जो हमारी एमएसपी है किसान की, उस एमएसपी में हमारी लेबर जो है, हम जीरो कैटेगरी के मजदूर हैं, हम मजदूरी की किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। ना हम स्किल्ड हैं, ना नॉन स्किल्ड हैं, ना सेमी स्किल्ड हैं और ना मनरेगा के मजदूर हैं। हमारी लेबर आज भी 50 रुपए रोज है। तो हमारी आमदनी कब बढ़ेगी? जब हमारी लेबर बढ़ेगी। और लेबर हमारी बढ़ी नहीं है, बल्कि हमारे खर्चे बढ़े हैं। हमारी आमदनी बढ़ी नहीं है, घटी है। और इनके पास देश के किसान को देखने की आंखें नहीं है। इनके पास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एसी में बैठकर पॉलिसी बनाते हैं, ना किसान को जानते हैं, ना देश को जानते हैं, ना खुद देश को जानते हैं। ये सिर्फ जानते हैं तो देश में नफरत फैलाना। ये देश में जानते हैं तो नफरत फैलाना। पर हम मुद्दों पे रहेंगे क्योंकि बातचीत को लंबा नहीं करेंगे। किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई 2019 के चुनाव से ठीक पहले, और चुनाव शुरू होने से पहले हर किसान के खाते में 2000 रुपए भेज दिए गए। मुझे याद है उस दौरान मैंने आपसे बातचीत की थी, आपने कहा था कि मोदी जी 2000 रुपए देके किसानों का वोट खरीदना चाहते हैं, लेकिन किसानों ने तो वोट दिया। किसानों ने वोट 2000 पर नहीं दिया। किसानों ने वोट दिया पुलवामा पे। किसानों ने वोट दिया उस पुलवामा के बाद जो इन्होंने बालाकोट किया, उस पर, उस घटना पर वोट दिया। क्योंकि हम जो किसान हैं आज, इसे जरा समझिए। आज थोड़ा समय मैं इसमें लूंगा
हम जो किसान हैं, हमारे देश में किसान होते थे ये कुशवाहा और लोध राजपूत। हमारे अब जो किसान हैं, अब हैं जाट, ठाकुर, गुर्जर, पंडित, राजपूत, कुर्मी, ये कास्ट किसान हैं। ये कास्ट किसान नहीं थी, ये वॉरियर कास्ट थी। ब्राह्मण लोग शिक्षा देते थे और ये जो सारी कास्टें हैं ये राजाओं की सेना में रहती। जैसे ही पुलवामा हुआ और पुलवामा के बाद जो बालाकोट हुआ, तो जो हमारे अंदर का डीएनए था वॉरियर का, वो जाग गया। हम भूल गए हमारा गेहूं किस रेट बिकता है, हमें मजदूरी क्या मिलती है, हमारा आलू सड़ गया है बचा है, गन्ने का पेमेंट हुआ है नहीं हुआ, हम ये सब बात भूल गए। और हमने वॉरियर बनकर, हमने योद्धा बनकर, जो डीएनए हमारा 1000-2000 वर्षों का, उस ये सोच के कि मोदी जी ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया और मोदी जी ने बदला ले लिया बालाकोट करके, इस पर वोट दिया। वरना 2000 रुपए तो किसान का अपमान है। कोई किसान नहीं चाहता 2000 रुपए दी जाए। किसान ये चाहता है कि उसे टैक्स फ्री डीजल दिया जाए, टैक्स फ्री बिजली दी जाए। फ्री नहीं, फ्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं। एक सैनिक को टैक्स फ्री सब सामान मिल सकता है, इस भारत के किसान को टैक्स फ्री कुछ नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि किसान सम्मान निधि के दम पर किसानों ने अपना वोट मोदी सरकार को दोबारा नहीं दिया, वो तो भावनात्मक रूप से जुड़कर उन्होंने वोट दे दिया, लेकिन वो पैसा आज भी मिल रहा है किसानों को या नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके बाद रिपोर्टें ऐसी आई थी कि किसानों का पैसा बहुत सारे लोगों के खातों में पहुंच गया और ऐसे लोगों के खाते में पहुंच गया जो किसान नहीं थे। बिल्कुल, ये सब ये घोटाला, ये पैसे खाने की एक स्कीम है इनकी। 90% नहीं तो 80% किसानों को पैसा नहीं मिला और ऐसे किसानों को पैसा मिल रहा है जिनके पास 100 बीघे, 50 बीघे, 40 बीघे जमीन है, जिनके सोर्सेस हैं, जो पटवारी से लिखवा लेते हैं। और जो आम किसान है बेचारा, पटवारी को नहीं जानता, गांव से नहीं जाता, 2 बीघे, 4 बीघे, 10 बीघे, 5 बीघे का, उसको पैसा नहीं दे रहा है कोई। वरना हमारे पास किसान बैठे हैं, धर्मवीर सिंह हैं और हमारे विनोद कुमार जी हैं, आप इनसे पता कर लीजिए, ये छोटे किसान हैं, 2-2, 5-5 बीघे वाले, 10 बीघे वाले, पता कर सकते हैं। विनोद जी, मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए आप कौन से किसान हैं, गेहूं के हैं या बागबानी के हैं, और आपके यहाँ कैसी फसल है? आपकी फसल बिकी तो क्या भाव में बिकी, और टाइम पे कट गई कि नहीं कट गई, कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, या इस सरकार ने 1 साल में आपको क्या फायदा दिया जिससे आपकी फसल जो है वो ज्यादा अच्छी हो गई, आमदनी ज्यादा अच्छी हो गई? पत्रकार बंधुओं के लिए नमस्कार। जहां तक गेहूं की फसल का सवाल है, मैं गेहूं भी बोता हूं, ईख भी बोता हूं, थोड़ी सी धान भी बोता हूं, और मेरे पास 8 बीघे जमीन में बाग है आम का। इस सरकार ने हमारी जितनी भी आमदनी के इन्होंने भरोसे हमें दिए, वो सारे के सारे गलत निर्भर हो गए, वो गलत है। गेहूं बिक्री के लिए जाते हैं, 10 दिन वहां ट्रॉली लेकर खड़े रहो, अपनी भैंसा बुग्गी लेकर खड़े रहो, भूखे प्यासे पड़े रहो, और जब कभी नंबर आता है उसका पेमेंट जो सरकार ये कहती है कि हम 8 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दे देंगे, 1-1 महीने लगते हैं। ईख जो गन्ना है, गन्ने की पर्ची जो मिल का सिस्टम है जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे गलत हैं। वहां ट्रॉली लेकर के जाए, 2 दिन खड़े रहे, और उसका पेमेंट हमें 8 महीने लग जाते हैं, और 8 महीने से भी बढ़ करके कुछ और भी ज्यादा समय ले लेते हैं। ये कह देते हैं कि हमने तो 18 महीने का आपको अल्टीमेटम दे दिया कि 18 महीने तक हमारे पास आप पेमेंट के लिए नहीं आए। अब जहां तक मोदी सरकार ये हमें झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम किसान की आमदनी 2022 तक पूरी कर देंगे जी, जैसे कि हमारे चाचा जी किसान नेता तेवतिया जी ने अभी बताया जी, बिल्कुल सब झूठे आश्वासन किसानों के लिए हैं जी। जो हमारे यहाँ 1 एकड़ से 2 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं जी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो अपनी ट्यूबवेल का बिल टाइम पे दे दें। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांगते, हम तो कहते हैं कि जो लोन वो हमें दें, उसे माफ ना करें, उसे हमसे लें। बिजली का बिल जो छूट है, जो भी तेवतिया जी ने बताया, जो टैक्स फ्री है, उसे हमसे लें।
हम बराबर देंगे। लेकिन मैं जो इन्होंने मजदूरी की बात कही, जो मनरेगा की मजदूरी है, जो चौथे ग्रेड में आ रही है, ये कम से कम हमें उस मजदूरी को तो दे दें। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किसान को कम से कम मनरेगा के हिसाब से ही मजदूरी दी जाए। पशुपालन वाला मामला जो है, गिरिराज सिंह जब से मंत्री बने वो बड़ा दावा कर रहे हैं, उन्होंने दूध की नदियां बहा दी हैं, पशुपालन ज्यादा बढ़ गया है देश के अंदर, किसान को मजबूती मिल रही है, किसान खेती से भी कमा रहा है, पशु से भी कमा रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? मजदूरी अगर गिरिराज सिंह ऐसा कहते हैं तो कह सकते हैं, गुजरात बिहार में जाकर देख लें एक बार कितने पशु पालन कर रहे हैं लोग। आज पशु की कीमत बढ़ी है, दूध की कीमत घटी है। जब से मेलामाइन पाउडर आया है तब से इंडस्ट्रियों में दूध पैदा हो रहा है, फैक्ट्री में दूध पैदा हो रहा है, दूध किसान के घर पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि फल महंगी, पूरी महंगी, और चूरा महंगा, और उसके चोकर महंगा, चारा महंगा। तो और दूध, किसान का दूध 25 रुपए लीटर जी, और भारत ये अमूल बेचता है 52 रुपए लीटर दूध अपना। हमारा दूध 25 रुपए लीटर, 25 रुपए लीटर में कैसे गुजारा कर लेगा किसान? भैंस आती है 1 लाख की, 1.5 लाख की, और मुश्किल से जो पूरा दूध देती है वो 7 महीने देती है। अगर पूरा हिसाब लगाया जाए तो कैलकुलेट कर किया जाए तो किसान को दूध, किसान के घर से 88 रुपए लीटर किसान का दूध लिया जाए, तब किसान को उसकी मजदूरी मिलेगी मनरेगा। किसान को पशुपालन में कोई फायदा नहीं, उसने छोड़ दिया है। अब गांव में दूध पॉलीपैक आता है, अब गांव में दूध बिक नहीं रहा, क्योंकि जब भैंस पशु पाले कैसे, मर जाए तो किसान मर जाता है। 1.5 लाख की भैंस अगर किसी बीमारी से मर गई तो भैंस नहीं मरती है, वो किसान मर जाता है। क्या फसलें बर्बाद होना बंद हुई? जो आवारा पशु थे, आदित्यनाथ योगी के आने के बाद बहुत सारी ऐसी तस्वीरें उभर रही थी, गायें आती थी, बिजार वगैरह आ जाते थे और वो फसलों को बर्बाद कर देते थे और किसान उनको घेर के स्कूलों में बंद कर देते। क्या वो तस्वीर बदली है या अभी भी वैसी है? तस्वीर अब भी 90% वैसी है। जो पैसा पशुपालन के लिए आ रहा है वो बीजेपी के नेताओं की जेब में जा रहा है। वो गौशाला खोल के, गौशाला उन लोगों को खुलवाई गई हैं जो बीजेपी से संबंधित हैं, ताकि उन्हें मजबूत किया जा सके। जैसे बहन जी मायावती जी ने अपने लोगों को मजबूत किया था, जिला अध्यक्ष बना के उन्हें करोड़पति बना दिया सबको, ऐसे ही योगी जी कर रहे हैं कि गौशाला खुलवा के उन लोगों को मजबूत कर रहे हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए उनका प्रचार करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि किसान निधि का पैसा हो, चाहिए गायों के नाम पे खोली जा रही गौशाला का मामला हो, सब जगह भ्रष्टाचार है और बीजेपी के लोग उसमें शामिल हैं, ये आप कह रहे हैं? 100%। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आज मोदी जी का बयान है, मोदी जी ने कहा है कि अब देश उससे भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, और एक और क्या था, जो जाम हो गया था देश की रास्ता, उनसे मुक्त हुआ है। अगर मोदी जी ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है तो एक उदाहरण, एक दिन आप जाइए जरा, अगर आपको ये देखना है कि देश में भ्रष्टाचार है या नहीं है, तो जरा इस राज सिंहासन को छोड़कर एक फकीर का भेष बनाकर जाइए, जरा एक साधारण आदमी का भेष बनाकर जाइए किसी थाने में और जरा रिपोर्ट करवा दीजिए कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है। अगर आपकी रिपोर्ट बिना पैसे दिए दर्ज हो जाए तो आप मान लेना कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, और अगर नहीं होती है तो फिर आप मान लेना कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है, क्योंकि आपने जितनी छूट दी अधिकारियों को, और खासकर गुजराती अधिकारियों को, उतनी छूट शायद किसी शासन में नहीं मिली है। आज पूरा भ्रष्टाचार है, कर्मचारी परेशान है, अफसर मौज में है। इस सरकार ने एक फैसला और लिया था कि ठेके पर खेती कराई जाएगी, तो क्या उस फैसले से किसान को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? आपके पास कोई आंकड़े, जानकारी है? ये जो 2022 तक किसान की आय दूनी करने की बात कर रहे हैं, ये जो इन्होंने नियम बनाया है 2022 तक इस आम किसान को ही खत्म कर दें। अच्छा, ये जो खेती करा रहे हैं अब इन्होंने बना दिया कि अब तो किराए पे खेती दी जा सकती है। अभी योगी जी का बयान आया था कि औद्योगिक पार्कों को और औद्योगिक इकाइयों को किराए पर अब जमीन दे सकते हैं। अब ये किराए पर जमीन लेंगे और किसान ही खत्म कर देंगे। 2022 तक किसान नाम की चीज शायद ये ना छोड़ें, इनकी पॉलिसी ये जिस पर लग जाते हैं उसे खत्म कर देते हैं। टेंडरिंग खेती का क्या मतलब है? अगर टेंडरिंग खेती कामयाब होती तो माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी वो कब के पास हो गए होते इसमें, वो लेकर आए थे सोवियत संघ से इस खेती को कि हम खेती करेंगे। तब भी यही विरोध था, तब भी स्वर्गीय चौधरी साहब ने कहा था कि इस देश का किसान इस खेती को अपनी मां मानता है
और इसे माँ मान के खेती करता है, और अगर 80 साल का बुजुर्ग भी है तो वो 10 साल के अपने पोते को ले जाकर अपनी भराई कर लेता है। अगर संघ की खेती हो गई तो जिस दिन खेत कटने होंगे या जिस दिन खेत भरने होंगे उस दिन सब कैजुअल लीव पे होंगे। और ये यही कहते हैं कि किसान को चंद किराए के पैसे देकर खेती से अलग करेंगे और उससे कहेंगे अब तू इसमें खेती कर। और बड़े बड़े लोग अंबानी, टाटा, ये इनके लिए खेती के बड़े बड़े हब बना दिए जाएंगे 2-2 हजार 5-5 हजार एकड़ के, और उनमें किसान मजदूरी करेगा। यानी किसान खत्म, तब आय दूनी नहीं चौगनी होगी, टाटा की, मोदी की, अंबानी की, अडानी की, ठीक सब दूनी है। होगी। क्या किसान इस चीज को समझ नहीं पा रहा है, या किसान की नजरों पे मोदी सरकार ने राम मंदिर का चश्मा लगा दिया है कि देखो जो 70-72 साल के इतिहास में नहीं हुआ, हमने राम मंदिर बना दिया, अब सब चीजें भूल जाओ, राम मंदिर देखो। किसान अब तक नहीं समझ रहा था, किसान लॉकडाउन से पहले नहीं समझ रहा था कि मोदी जी भी कुछ गलत कर सकते हैं। मोदी जी को तो भगवान मानता था किसान। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो देश की नंगी तस्वीर सामने आई है, जो देश की अर्थव्यवस्था की नंगी तस्वीर सामने आई है, उससे किसान और किसान की जो परेशानी सामने आई है, उसे खेती करने में जो परेशानी आई है, उसके गेहूं का समर्थन मूल्य बेचने में समस्या आई है, उसके बाग नहीं बिक रहे हैं। आज आम का रेट 5 रुपए किलो है। जो बाग 2-2 लाख में बिके थे वो पैकार छोड़ के भाग गए। अब किसान उन आमों को तोड़ के 5 रुपए किलो बेच रहा है। तो अब किसान समझ गया है कि ये झूठों की सरकार है, ये ढपोल संख्यों की सरकार है। ये कहेगी कि 1 लाख, अगर किसान कहेगा 1 लाख दे दो, तो ये कहेगी 1 लाख नहीं 10 लाख लो, और देगी 10,000 रुपए भी नहीं, 10 रुपए भी नहीं। अब किसान का जो वहम है धीरे धीरे टूट रहा है, उसकी जो उम्मीदें थी गिर रही हैं। मोदी जी से किसान को अब नफरत धीरे धीरे होने लगी है। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात यह है इस किसान की कि एक बार किसी को अच्छा कह दे तो बुरा कहने में कई साल लग जाते। अब एक सवाल आखिर मैं पूछ रहा हूं आपसे, बहुत थोड़ा जमीनी सतह पे जाके उसको समझ के बताइएगा। मेरा अपना अनुमान ये है, और मैंने जो किया है सर्वे, थोड़ा बहुत गांव के लोगों से बात की है, इस लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में मोदी सरकार या मोदी की इमेज बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि अगर लॉकडाउन ना लगाया होता नरेंद्र मोदी ने तो बहुत लाखों लोग मर गए होते। आप कह रहे हैं कि लोगों में उनकी इमेज अब डाउन हुई है, मेरा कहना है कि इमेज तो बढ़ी है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की इमेज बड़ी है, वो लोग मोदी भक्त हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कुछ। लॉकडाउन अगर जब 400 मरीज थे तब तो मोदी जी ने ये कह दिया 25 तारीख को कि 18 दिन में महाभारत जीती थी, 21 दिन में हम कोरोना से जंग जीत जाएंगे, आप केवल 21 दिन दे दीजिए मुझे अपने, और जो जहां है वहां रहे, और जान है तो जहान है। तो लोगों को विश्वास हो गया था कि मोदी कह रहे हैं तो हो जाए। लेकिन जब आज 5वां लॉकडाउन शुरू होने वाला है कल के बाद, और जब नहीं हुआ है तो आज लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि वो झूठ था। अगर मोदी जी को ये भी आइडिया नहीं था कि ये महामारी 2 साल चलेगी, 6 महीने चलेगी, तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री पद पर रहने कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो भक्त हैं, जिन पर चश्मा चढ़ा हुआ है गांव में, देखिए पूरे देश ने मोदी जी को वोट दिया, तो गांव में वोट है, गांव में लोग हैं मोदी जी के, वो ये प्रचार करते हैं कि मोदी जी अगर ये लॉकडाउन ना लगाते तो आज बहुत मरीज होते। और जबकि उन्हें भी जानते हैं कि अगर लॉकडाउन लगाने से पहले सबको कह दिया जाता कि आप घर चले जाइए तो शायद ये स्थिति ना होती। अब जब हम ये बात कहते हैं कि पहले लगा दिया होता तो क्या कहते हैं कि सैलाब आ जाता, लोग भागते। तो हमने उनसे पूछा कि एक दिन में कितने यात्री ट्रेन से सफर करते हैं, बसों को छोड़ दीजिए, कारों को छोड़ दीजिए, तो 2,43,00,000 लोग एक दिन में यात्रा करते हैं। और जो प्रवासी जिसे कहते हैं मजदूर, वो प्रवासी नहीं है, देसी मजदूर हैं, वो मुश्किल से उनकी संख्या 2 करोड़ नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और आप मजदूर पे आ गए, मैं आपसे फिर आपके मजदूर वाले मामले पे पूछना चाहता हूं। आपने डिमांड की थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ मजदूरों की मौत को लेकर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। केस दर्ज नहीं हुआ तो आप आंदोलन करेंगे, क्या हुआ उसका? तैयारी हम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव हमने पंपलेट बंटवाए हैं और लोगों से राय ले रहे हैं। लोग भारी समर्थन दे रहे हैं। जो बीजेपी के भक्त हैं वो हमारी काट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप ये क्यों कर रहे हो, देश अगर मोदी जी ने इस्तीफा दिया देश कौन संभालेगा। हमने उनसे पूछा, इस देश में जब इंदिरा गांधी मरी थी, उनकी हत्या हुई थी, तब लोगों ने ऐसा कहा था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के बाद देश कौन संभालेगा। जब नेहरू जी थे, नेहरू जी के बाद देश कौन संभालेगा।
शास्त्री जी थे, शास्त्री के बाद देश कौन संभालेगा? आप मोदी जी से इस्तीफा मांगी लीजिए, गडकरी है, राजनाथ सिंह है, कितने लोग हैंगे जो देश को संभाल लेंगे उनकी पार्टी में। और अगर उनपे भी ना संभले तो और लोग बैठे हैं तैयार देश में। बम स्यापों से कभी बमई खाली नहीं रहती है। इस देश में उन ऐसी माताएं नहीं जिन्होंने वीर सपूत पैदा ना किए हों। बांझ नहीं होगी यहाँ की बात। कोई मोदी जी नहीं इस देश को संभाल सकते। मोदी जी ने नहीं संभाला था आज तक। मोदी जी से इस्तीफा लीजिए, देश जब अच्छा चले। और आज बहुत शुक्रिया पर आ गए हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो, कहीं तो भगवान से डरो। इनके कोई शर्म लिहाज नहीं है। ये दोनों लोग अमित शाह और मोदी इस देश को बर्बाद कर देंगे। अगर ये देश को जल्दी से इस्तीफा ना दिया तो देश देखना, देश में अकाल पड़ेगा। अब टिड्डी आ गई हैं। जब जब निरंकुश राजा और निर्वंशीय राजा जब जब सीट पर बैठा है तब तब देश का नाश हुआ है। चलिए, ये बात आप किसानों को कितनी जल्दी समझा पाएंगे, या उनकी समझ में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, या वो आपकी बात को ऐसा लेंगे कि आप तो विपक्ष हैं, विपक्ष के तौर पे बोल रहे हैं, ठीक है, या वो आपकी बात को ऐसे समझेंगे कि हाँ हमारा किसान भाई, हमारा बेटा, हमारा कोई बड़ा बोल रहा है, हम उस बात को समझें, जानें और आपके अध्ययन से उस चीज को वो स्वीकार करें कि हाँ आपने अध्ययन करके ये बात कही है, तब शायद कोई तस्वीर बदले। अभी तक तो कोई हालत बदलती दिख नहीं रही है। पूरा मीडिया बता रहा है कि मोदी जी का एक साल जो है वो ऐतिहासिक है और उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जो पिछले 70-72 साल में कोई सरकार नहीं ले पाई। जैसे जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ देना, राम मंदिर का निर्माण कर देना, सीए कानून ला देना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रोग्राम लॉन्च कर देना, ये तमाम चीजें हैं वो चलती रहेंगी। हम भी किसी और शख्सियत से फिर आपको कराएंगे रूबरू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।